न्यायिक सुधार क्या होते हैं? सर समय समय पर जो न्यायपालिकाएं अपने सुधार करती हैं, जैसे कॉलेजियम सिस्टम में सुधार करती हैं और अपने पूर्ण में दिए गए निर्णयों पे सुधार करती हैं, अधिक बेंचों को बैठाकर, अधिक सदस्यों को बेंचों को बैठाकर। अच्छा, न्यायिक सुधार की आवश्यकता क्यों होती है? सर समय परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं। हो सकता है जो चीजें 50 साल पहले प्रासंगिक रही हो। अभी कौन से न्यायिक सुधार हुए हाल ही में बताएं? अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, न्यायिक सक्रियता क्या होती है? सर न्यायिक सक्रियता से अर्थ होता है कि जो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में कई बार असंगति देखी जाती है, तो उनपे न्यायपालिका खुद सुओ मोटो द्वारा या पीआईएल आदि के द्वारा उनके कार्यों को हस्तक्षेप करती है और उस पर कुछ निर्णय लेती है। अच्छा, तो क्या न्यायिक सक्रियता से लोकतंत्र पर खतरा नहीं हो सकता है क्या? सर अति सक्रियता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बाउंड्री है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग बांधे रखती है। आपको कहीं दिखाई दी है कि न्यायिक सक्रियता बहुत ज्यादा अति न्यायिक सक्रियता दिखाई दी है, ओवर रीच हो रहा होता है? सर कुछ मामलों में, जैसे जो एनजैक था, न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, वह मुझे लगता है कि विधायिका ने पारित किया था, उसे न्यायपालिका ने रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और सर न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है? सर एक ऐसी समिति गठित की जा सकती है जिसमें सर कुछ कार्यपालिका के लोग भी हों, न्यायपालिका के जजेस भी हों, और एक आपसी समन्वय के द्वारा एक बीच की स्थिति निर्मित की जा सकती है, जिससे संविधान को भी खतरा ना हो और लोकतंत्र की भी मजबूती और जो तीनों की बाउंड्री है वो अपने अपने दायरे में रहकर कार्य कर सके। अभी हाल ही में हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है कि न्यायपालिका के जो जजेस हैं उनको चुनने के लिए इनकी एग्जाम करवाया जा सकता है। इस बात से आप सहमत हैं क्या? जी सर, एग्जाम करवाया जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में हर तरह का परीक्षण होता है। आपके मूलभूत ज्ञान का भी परीक्षण होता है, व्यक्तित्व का भी परीक्षण होता है। जैसे आईएएस का चुनाव होता है उनमें तीन चरणों में, वैसे एक न्यायपालिका के लिए भी, हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो सिलेक्शन द्वारा ही चयनित होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के लिए भी सर इस तरह के सिस्टम एक लाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर और हाई कोर्ट पर कई बार वंशवाद के आरोप लगते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक परीक्षा करवाई जा सकती है सर। मतलब अभी की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है ना? सर हालांकि जजों में इतना विवेक होता है कि वह, हमने अधिकतर मामलों में देखा है कि वह एक बहुत ही अच्छा निर्णय देते हैं, लेकिन इसमें भी सर सुधार की गुंजाइश है, मुझे लगता है सर। जी सर। सर आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ? सर 124 से लेकर 147 तक मुझे ऐसा लगता है कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। आपको लगता नहीं है यही है? जी सर। इसमें अनुच्छेद 142 में क्या? 142 में सर न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय कुछ डिक्रियां लाती है सर, जो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों के लिए बनी है, वो अपने कुछ डिक्री द्वारा कुछ आदेश पारित करती है सर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि अगर 3 महीने के अंदर राज्यपाल और 1 महीने के अंदर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देते हैं, तो इस समय सीमा के समाप्त होने पर वो पारित मान लिया जाए। क्या न्यायपालिका का इस तरह का निर्णय देना ये संविधान सम्मत है कि संविधान के विपरीत है? सर मुझे लगता है न्यायपालिका इस तरह के निर्णय दे सकती है, क्योंकि कई बार इसके दुरुपयोग भी देखे गए हैं सर। राष्ट्रपति और राज्यपाल कई बार न्यायिक महत्व, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कई बार कुछ मामलों में खासतौर पे राज्यपाल लेट लतीफी करते हैं, जिससे अगर संघ और राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं तो राज्य सरकार के विकास में बाधा पहुंचती है सर।
तो मुझे लगता है कि यह एक संविधान सम्मत है और इस तरह के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरह का आदेश देना ये न्यायिक सक्रियता नहीं है, सर बिल्कुल सर, संविधान के विपरीत नहीं है। जब ये संविधान ने तीनों को बराबर बराबर अधिकार दे रखा है, कोई किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इस तरह का ये बराबर शक्ति क्या एक एसडीएम को और एक असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर को आदेश दे सकता है? नहीं सर। लेकिन परामर्श दे सकता है। जी सर, परामर्श मुझे तो ये लगता है कि उसको परामर्श देना चाहिए कि संविधान में संशोधन करके, है ना, वहां पे इस तरह की बात की जाए, ये शायद ज्यादा संविधान सम्मत होता बजाय इस तरह के। अगर ये आधार दे दिया जाए तो अक्सर अब ये तो है नहीं, जैसा कि अभी तत्कालीन में देखा जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है कि केंद्र में किसी अन्य की सरकार रहेगी और राज्यों में अलग रहेगी। इस तरह से तो सारे राज्य इस तरह मनमाना करना शुरू कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि गलत परंपरा की शुरुआत होगी? और बेहतर ये होगा कि अगर हम संविधान में संशोधन कर दें, है ना, हम 201 में कर दें, 111 में कर दें, तो शायद एक बेहतर परंपरा की शुरुआत हो जाएगा और वही संवैधानिक भी हो जाएगा और एक बाध्यता भी हो जाएगी कि उनको इतने अंदर दिन के अंदर अपनी अनुमति देना ही है। तो जो हमारे संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी वो भी पूरी हो जाएगी और समस्या का हल भी निकल आएगा, चाहे भले राज्यों में और केंद्र में अलग अलग पार्टी की सरकारें क्यों ना। ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है सर, लेकिन इसमें सर संविधान की जो संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है, न्यायपालिका को ही माना जाता है। तो अगर न्यायपालिका को ये प्रतीत हो रहा है तो सवाल तो यही है कि न्यायपालिका को संरक्षक माना जाता है, बात ठीक है, लेकिन क्या अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जी सर, सर मैं सहमत हूँ सर आपकी बात से, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि न्यायपालिका नहीं, मुझे तो ये लगता है कि न्यायपालिका को ये परामर्श देना चाहिए था संसद को कि संसद संविधान में संशोधन करके इस तरह का प्रावधान का जो समय सीमा, अगर संविधान निर्माताओं ने समय सीमा निर्धारित नहीं की तो समय सीमा निर्धारित कर दे। कई बार ऐसा हुआ है कि अगर बहुत सारे ऐसे मामले में जब वो रहा है स्पष्ट प्रावधान नहीं है ना, तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके संसद ने बहुत सारे संविधान प्रावधान उसमें किया है ना, कुछ को हटाया भी है, कुछ नया जोड़ा भी है। तो अगर यहाँ पे संविधान चुप है तो बेहतर तो ये हो सकता है कि संसद वहां पे करके और समय सीमा निर्धारित कर दे अनुच्छेद 201 में और 111 में, बेहतर तो ये होगा। इससे संविधान की रक्षा भी हो जाएगी, संविधान सभा जैसी चाहती थी वो भी पूरा हो जाएगा और समस्या का हल भी निकल आएगा। लेकिन जो अभी इस तरह के अगर किया जाए तो सारे राज्य अपने तरीके से कानून पारित करने लगेंगे और वो तो आगे चल के बहुत बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसी कंडीशन नहीं है कि केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी सत्ता है। और निश्चित रूप से इस तरह का इस तरह का मामला कब है कि इस तरह का डिसीजन देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट? सर 1967 तक तो ज्यादातर संघ और राज्यों में समान सरकारें रही। अभी किस मामले में सर तमिलनाडु का जो तमिलनाडु राज्य में जो क्या मामला? सर मुझे ठीक से याद नहीं है, पर राज्यपाल उसमें कुछ कानूनों को स्वीकृति नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से तमिलनाडु सरकार हाईकोर्ट में गई। पहले उसमें हाईकोर्ट ने भी पहले ये कहा था सर कि राज्यपाल के जो पद है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि सर न्यायपालिका बार बार और कई अपने आदेशों में कह चुकी है कि राज्यपाल के पद की थोड़ा कोई समीक्षा की जाए, तो संसद को मेरे ख्याल से सर सुन लेना चाहिए था और एक स्पष्ट इस पे अभिमत अपना देना चाहिए। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ऐसा प्रतीत होता है कि दो दलीय व्यवस्था की ओर सरकार कार्य कर रही है। दो दलीय व्यवस्था के कोई लाभ बताइए चार। सर दो दलीय व्यवस्थाओं में मुझे ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में और ब्रिटेन में और प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में दो दलीय सरकारें ही, इनकी एक स्पष्ट विचारधारा होती है सर, ज्यादातर लेफ्ट या राइट या सेंट्रल विचारधाराएं होती हैं, तो ये अपने विचारधाराओं के अनुसार कार्य करती हैं। जबकि जो बहुदलीय व्यवस्था है वो स्थानीय मुद्दों को उठाने में और भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए अधिक प्रासंगिक है सर द्विदलीय व्यवस्थाओं के, क्योंकि द्विदलीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं सरकारों को यह लगता है कि एक ना दो बार तीन बार के बाद हमारी सरकारें तो आएंगी, जबकि बहुदलीय व्यवस्था में छोटे दलों को भी राष्ट्रीय स्तर पर
अपनी मांगे उठाने का मौका मिल जाता है। आप बहुदलीय व्यवस्था के पक्ष में कि दो दलीय व्यवस्था? सर भारत जैसे देश के लिए जहाँ बहुत ज्यादा विविधताएं हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके लिए बहुदलीय व्यवस्था सर उचित है, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था। भारतीय न्याय प्रणाली में कॉलेजियम व्यवस्था के आप पक्ष में 2 बिंदु, विपक्ष में 2 बिंदु बताइए। सर कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायपालिका के जो 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वह हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करते हैं सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5 सर्वश्रेष्ठ जो सबसे वरिष्ठ जज हैं, वह अपने विवेक से और न्याय सम्मत होकर ही नियुक्तियां करते हैं, जिसमें वह जजों के पूर्व कार्यों को देखते हुए यह देखते हैं कि वह बैलेंस्ड है या नहीं, किसी एक तरफ ज्यादा झुकाव है या नहीं है। तो एक संवैधानिक बताइए, तो कॉलेजियम व्यवस्था खत्म होना चाहिए या नहीं, आप किसके पक्ष में? सर इसमें कुछ सुधार जरूर किए जाने चाहिए, मुझे लगता है। जैसा सर ने बोला था कि एक परीक्षा आयोजित की जा सकती है सर, एक हाईएस्ट स्तर पर, उसमें सुधार की गुंजाइश है। ठीक है। आप अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़े? जी सर। हाँ, तो इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? सर 1968। 1968। वेरी गुड। आपका पसंदीदा खेल टेनिस है। तो टेनिस की जब बात आती है तो मेरे पूरे दुनिया में जो 4 टूर्नामेंट्स हैं उनका बड़ा रोल होता है, तो वो एक क्रमवार से होते हैं, वो बताएं थोड़ा सा। सर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जी, फिर फ्रेंच ओपन होता है जी, फिर विंबलडन ओपन होता है और फिर यूएस ओपन होता है। अच्छा, इन चारों और जो आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं उसमें जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है वो कौन सा टूर्नामेंट? फ्रेंच ओपन। इसमें क्ले कोर्ट का यदि बादशाह कहा जाए अभी तक जितने भी जीते हैं तो सर स्पेन के राफेल नडाल। स्पेन के राफेल। और यदि ग्रास कोर्ट पर कौन सा होता है? सर विंबलडन होता है, इसके सर रोजर फेडरर इसके सर महान खिलाड़ी। एक टेनिस में एक शब्द यूज किया जाता है ड्यूस, वो क्या होता है? सर जब बराबरी अंकों की बराबरी हो जाती है सर, ड्यूस 4-4 अंकों की बराबरी हो जाती है, तो एडिशनल पॉइंट के लिए जब होता है मैच, उससे ड्यूस कहा जाता है। 4-4 अंकों की 6-6 अंकों की भी हो जाए तब सर एक निर्धारित होता है सर, बेस्ट ऑफ अगर 7 है तो 4-4 अंकों की हो जाए, अगर बेस्ट ऑफ 9 है तो 6-6 ऐसे होता है। अच्छा, ये जैसे आप टेनिस में यदि हम बात करें तो हिंदुस्तानियों की, तो अभी फर्स्ट रैंक पर कौन सा खिलाड़ी चल रहा है सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, नेशनल। सर अभी सुमित नागल जी। सुमित नागल। जी सर। सुमित नागल का संबंध किस स्टेट से? सर दक्षिण भारतीय राज्य है, मुझे स्टेट का अभी ज्ञान नहीं। अच्छा, तो यदि हम बात करें टेनिस के बारे में तो ओलंपिक में भी हमने जीता है कुछ? जी सर 1996 में सर लिएंडर पेस जी ने कांस्य पदक जीता था सर। कहाँ हुआ था ओलंपिक? सर अभी मैं थोड़ा सा भूल गया। यदि हम गर्ल्स में देखें टेनिस में, तो गर्ल्स में कौन आगे बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान? सर अंकिता रैना एक बहुत खिलाड़ी है, अभी टॉप रैंकर है टेनिस की। इनका संबंध कहाँ सर स्टेट मुझे नहीं पता। अच्छा, यदि हम बात करें अंकिता रैना की या सुमित नागल की, इनके अलावा भी ऐसा जो, ये तो आपने जो सुमित नागल बताया है और अंकिता रैना को बताया, ये सिंगल जी सर प्लेयर्स हैं। यदि हम डबल में देखें तो हिंदुस्तान से कौन आगे बढ़ा? सर एक लीजेंडरी प्लेयर रोहन बोपन्ना है सर डबल्स में, लेकिन अभी उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से खेलने से 2024 में संन्यास ले लिया है सर। वेरी गुड। तो अभी कौन खेल रहा है? सर अभी मुझे इसकी जानकारी थोड़ी कम है सर, मैं जरूर पता करूँगा। तो टेनिस कब से खेल रहे हैं? सर मैं स्कूल में जब 9th क्लास का था सर। टेनिस का वर्ल्ड कप किसे कहा जाता है? सॉरी सर? टेनिस का जो वर्ल्ड कप होता है वो कौन से टूर्नामेंट को कहा जाता है? माफ करिएगा सर। आपका संबंध बघेल वंश से रहा है। जी। बघेल वंश के बारे में बताएं, इनका शुरुआत या फिर इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे? सर ये 13वीं शताब्दी में गहुड़ा में इसकी स्थापना हुई थी व्याघ्रदेव द्वारा। व्याघ्रदेव सोलंकी वंश से हटकर बघेल वंश की स्थापना किए थे अपने बघेलखंड क्षेत्र में। बघेलखंड। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं बघेल वंश की स्थापना कलचुरी वंश के बाद हुई, तो इन्होंने जो मध्य प्रदेश है अपना, उस मध्य प्रदेश में एक ऐसे क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण किया है जो आज भी जाने जाते हैं। वो कहाँ पर मंदिर बनाए हैं? कलचुरी वंश की बात करते हैं सर त्रिपुरी जबलपुर में मुझे याद आ रहा है कि कलचुरी वंश ने। हाँ बिल्कुल, त्रिपुरी में तो कलचुरी जबलपुर में इन्होंने स्थापना की थी। यदि हम मंदिरों की बात करें
जो मंदिर बनाए थे वो कहाँ पर बनाए हैं कल्चुरी वंश ने? सर मुझे जैसे अमेरिकन टेक के मंदिर हैं वो सारे कल्चुरी वंश। तो यदि हम बात करें, हम बघेल वंश से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें थोड़ा सा कल्चुरी वंश के बारे में। अच्छा, एक कल्चुरी वंश की एक और शाखा थी यदि छत्तीसगढ़ में बात करें, और उसकी स्थापना किसने की थी? और कल्चुरी वंश की जो आप त्रिपुरी बता रहे हैं वहां पर स्थापना किसने करी? सर जो कल्चुरी वंश की मुख्य शाखा थी गांगेय देव वाली सर, वो जो त्रिपुरी में थी उसकी वो शाखा थी। तो इसकी स्थापना किसने कराई थी त्रिपुरी में? सर अभी मुझे याद नहीं है सर इस वक्त। अच्छा, जैसे सफेद हाथियों की, सफेद शेरों की भूमि कही जाती है, उस समय जो सफेद जो शेर थे वो किस राजा के समय में ज्यादा थे? बघेल वंश के राजा की बात करें सर ऐतिहासिक रूप से जो वर्णन मिलता है सर, तो यहाँ हमेशा से सफेद शेर पाए जाते रहे हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी से भी सफेद शेर पाए जाते रहे हैं। लेकिन महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने पहली बार एक छोटा सा बच्चा था सर बाघ का, उसे पकड़ा था जिसका नाम मोहन था। तो संरक्षण सबसे पहले सर महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने किया। बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। ठीक है उत्कर्षिश, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है।